हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नाश्री जोशी एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस चैप्टर में हमें देखना है कि कैसे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आती हैं और वो कहाँ पर अपना रूल को इस्टेब्लिश करती हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि बंगाल का सीन क्या था, फिर हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में समझेंगे जैसे कि खालसा पॉलिसी, और हाँ बस खालसा पॉलिसी ही है। सो लेट अस बिगिन। हैव यू एवर थॉट ऑफ वाई सो मैनी यूरोपियन पीपल्स कम टू इंडिया? अब ये आपको एक सवाल है एक्सरसाइज के अंदर कि वाई सो मैनी पीपल्स फ्रॉम यूरोप कम टू इंडिया। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। देखो, इंडिया उस टाइम पे पहले दो कंडीशंस है, एक तो यूरोप की कंडीशन समझनी होगी, एक इंडिया की कंडीशन समझनी होगी। पहले इंडिया का अगर बात करें, इंडिया की बात की गई है थर्ड पैराग्राफ में, इवन इन द मुगल एजेस वाला। ठीक है, तो देखो इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती थी। ठीक है, और उस रिवर की वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, और एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उगाते थे, जैसे कॉटन उगाते थे, हमारे जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे थे, हमारे में जो सिल्क बनता था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ अच्छी थी, दूसरा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की रॉ प्रोडक्ट्स तो हम अच्छा बना ही रहे हैं, लेकिन उन रॉ प्रोडक्ट से हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और वो भी काफ़ी यूनिक हैं। ठीक है, तो इंडिया का ये जो बिजनेस कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। यूरोपियन कंट्रीज वो सो मच सरप्राइज्ड कि आप इतनी अच्छी चीज़, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी डीपली वर्कड चीज़ आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का आपको क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट वर द मेन थिंग। दूसरा, अब हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में हो गया था रिनाइजेंस। रिनाइजेंस का मतलब क्या होता है? रिनाइजेंस मतलब आप जब पुरानी अपनी बिलीव्स को छोड़कर नई अच्छी बिलीव्स को अपनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रिनाइजेंस। रिनाइजेंस का एक हिंदी का वर्ड भी है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है अभी, लेकिन रिनाइजेंस एज एन आप रिफॉर्मेशन देख सकते हो कि पुरानी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स को हम छोड़कर अब हम नई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप में हो गया था रिनाइजेंस। ये रिनाइजेंस वाला हमें आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ पे जो भी क्रिश्चियन डोमिनियंस था, सॉरी जो चर्च का जो डोमिनियंस था, उस डोमिनियंस, चर्च के डोमिनियंस को अब छोड़कर लोगों ने अब अपनी समझ से चीज़ों को समझना शुरू किया था, बाइबल को लिटरल मीनिंग में उन्होंने समझना शुरू किया था। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अब वहाँ पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे होने लगा था, लोग अब प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ जा रहे थे, और क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही थी तो अब लोगों को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था। और इंडिया का रॉ मटेरियल वाज लाइक बेस्ट ऑफ दैट टाइम एंड चीपेस्ट ऑफ दैट टाइम। बेस्ट भी था, क्वालिटी भी अच्छी थी, वाइलेस उसका प्राइस भी बहुत कम था, और हमारे यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा मार्केट था कि अगर आप अपना प्रोडक्ट ला के बेचेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के जा सकते हैं। तो ये यूरोप की कंडीशन हो गई, इंडिया की कंडीशन हो गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है? ठीक है, इंडिया और यूरोप को जो कनेक्ट करता है, एक सी रूट जो कनेक्ट करता है, उसमें एक जगह आती है कॉन्स्टेंटिपोल नाम की। ठीक है, अब एक ऐसा समझो कि एक तरफ है यूरोप, उसकी दूसरी तरफ है इंडिया, और बीच में पूरा एक बड़ा सा समुद्र है, और इस समुद्र में ही कॉन्स्टेंटिपोल नाम की एक जगह है जहाँ से यूरोपन्स इंडिया में आते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि टर्की उस कॉन्स्टेंटिपोल पे कब्जा कर लेता है, और अब टर्की ये नहीं चाहता था कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के अंदर आएँ। टर्की और कौन कौन से यूरोपियन कंट्री, स्पेशली एक तो कौन कौन सी, पोर्टुगल एंड स्पेन, ये दो कंट्रीज थी, और टर्की ये इनसे ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि पोर्टुगीज, स्पेन एंड बाकी ब्रिटिश कंपनीज यहाँ पर इंडिया में आए और ट्रेड करें। तो अभी कॉन्स्टेंटिपोल वाली बात खत्म। तो अब देखो क्या हुआ कि अब यूरोपियंस को लगा कि हमें तो अब नया सी रूट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, क्यों वो इतना चाह रहे थे, कि वो क्यों इंडिया आना चाह रहे थे? सबसे पहला, उनका मार्केट बहुत, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा था। दूसरी बात, जो इंडिया के स्पाइसेस हैं वो कहीं और नहीं मिल रहे थे, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, इसके जो स्पाइस का सेंटर था वो बहुत बड़ा था, और यूरोपियंस को हमारे स्पाइसेस की बहुत ज़रूरत थी। क्लियर? तो इसके लिए वो इंडिया आना चाह रहे थे। अब सबसे पहले पोर्टुगल और स्पेन ने आना की शुरुआत की, और उसमें से कोलंबस जो स्पेन के थे उन्होंने अमेरिका ढूंढा, वास्को डा गामा जो पोर्टुगल के थे उन्होंने इंडिया ढूंढा, और उस रूट का नाम लिखा केप ऑफ गुड होप। वो जब इंडिया आते हैं तब समुद्रिक वहाँ के राजा होते हैं, पोर्टुगीज़ कोचिन, गोवा, दीव और दमन में आकर अपना ट्रेडिंग सेंटर जमाते हैं।
गोवा उनकी कैपिटल होती है। पोर्टुगीज़ ने सी रूट पर, मतलब जो नेवी की पावर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इंडियन ओशियन में पोर्टुगीज़ लूट करते थे, पायरेसीज करते थे। पायरेसीज आपने वो देखा है कि एक एक आँख उनकी फूटी हुई होती है और एक आँख पे वो चश्मा पहनते हैं और समुद्र के अंदर वो लूटपाट करते हैं, उसे कहते हैं पायरेसीज। ठीक है, तो वो समुद्र के अंदर आकर पायरेसीज कर रहे थे। एल्मियाडा फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है कि पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एल्मियाडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। और उसके बाद आए थे अल्फोंसो अल-बकर। ये मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 13, पोर्टुगीज़ वाला पार्ट में कवर कर रही हूँ। आप जब अगर पोर्टुगीज़ के बारे में लिखेंगे तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि वास्को डा गामा ने केप ऑफ गुड होप ढूंढा, और जब वो ढूंढा तो समुद्रिक वहाँ के राजा थे, उन्होंने आकर गोवा, दीव, दमन, कोचिन में अपना नेवल पावर जमाया। नेवी में वो पायरेसियन लूट कर कर उन्होंने अपना सेंटर को एस्टैब्लिश किया। गोवा उनका कैपिटल था। फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम याद रखना, दैट वाज एल्मियाडा। सेकंड का नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और पोर्टुगीज अराउंड 100 ईयर्स हम पर, हमारे इंडियन सी कोस्ट पर रूल कर कर जाते हैं। इसके बाद है डच। तो हॉलैंड के कुछ छोटे मोटे कंपनीज थी, उन्होंने मिलकर एक बड़ी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। डच आते हैं 16th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। 1602 में उनकी कंपनी बनती है। ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्सरसाइज में दिए गए हैं एमसीक्यू के अंदर जो भी ईयर्स दिए गए हैं वो एक बार देख लेना, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के अंदर बनती है और डच विश्ड टू स्टैब्लिश। अब डच कहाँ आना चाहते थे? डच इंडिया में नहीं आना चाहते थे, डच इंडोनेशिया वाले रीजन में आना चाहते थे, क्योंकि इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा करके दो रीजन है, वहाँ पर स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। तो डच पीपल को मसालों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो जावा एंड सुमात्रा की तरफ जाते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि जब हम आगे ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक कनेक्शन आएगा। तो ये बात याद रखना कि डच जावा एंड सुमात्रा में आए थे, पोर्टुगीज सदर्न इंडिया में आए थे, कोचिन, गोवा, दीव, दमन, और गोवा उनका कैपिटल था। किसका? पोर्टुगीज़ का। चीज़ याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप थोड़ी देर 2-3 बार इसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए डच जिन रीजन में आते हैं, कौन कौन से रीजन में आते हैं, देखो नीचे बहुत सारी जगह लिखी गई है। भरूच, खंबात, अहमदाबाद इन गुजरात, कोचिन इन केरला, नागपट्टनम इन मद्रास। अब इसमें से आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 2-3 याद कर लेना, जैसे अहमदाबाद इन गुजरात याद कर लो, कोचिन इन केरला याद कर लो। ठीक है, तो 1-2 नाम भी अगर आप याद रखेंगे तो इट वुड बी इनफ। तो जहाँ पर भी पोर्टुगीज़ डोमिनियंस था, डच लोगों ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और डच डोमिनियंस को वहाँ पर एस्टैब्लिश किया। डच ने श्रीलंका को भी जीत लिया और वहाँ से भी पोर्टुगीज़ को वहाँ से बाहर निकाल दिया। पोर्टुगीज़ को बहुत बड़ी फाइट दी थी डच ने। अब यहाँ पे ऐसा होगा, देखो पोर्टुगीज़ और डच के बीच में फाइट रहेगी, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट रहेगी। ठीक है, वैसे ब्रिटिशर्स तो सबसे ही लड़ाई करते हैं, लेकिन जो मेजर फाइट रहती है वो पोर्टुगीज़ की डच के साथ रहती है और फ्रेंच की ब्रिटिशर्स के साथ रहती है। ये पूछा नहीं जाता बट फॉर दी नॉलेज पर्पस। अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। तो जैसे ही पोर्टुगीज़ और डच का इतना इमेंस उन्होंने प्रॉफिट देखा, सब कुछ देखा कि इंडिया में जाकर वो लोग इतना कुछ अर्न कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भी मर्चेंट एडवेंचर करके ग्रुप बनाया, जिसे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। वो अपनी रानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और उनसे मोनोपोली की मांग करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि आप हमें मोनोपोली के राइट दे दो। मोनोपोली का मतलब होता है कि इंडिया में जाकर सिर्फ और सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, बाकी कोई भी ब्रिटिश कंपनी आकर या इंग्लैंड की कोई भी और कंपनी आकर इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। देखो मर्चेंट एडवेंचर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही है, पहले मर्चेंट एडवेंचर नाम रखा गया, इसके बाद उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया गया। एलिजाबेथ उन्हें मोनोपोली की राइट्स दे देते हैं और थोड़ी और पावर्स भी उन्हें दे दी जाती हैं। थोड़े सोल्जर्स के साथ उस कंपनी को इंडिया में भेजा जाता है और जिसमें उन्हें मोनोपोली के राइट मिले वो था रॉयल चार्टर एक्ट ऑन 13 दिसंबर 1600। वैसे ये पूछेंगे नहीं बट फिर भी एक बार ध्यान रख लेना कि रॉयल चार्टर एक्ट ऑन 13 दिसंबर 1600 में ये साइन किया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री बनाती है सूरत के अंदर। अच्छा, जब वो आते हैं तब जहांगीर वहाँ के राजा होते हैं और तो मुग़ल एम्पायर चल रहा होता है उस टाइम पे। अब देखो
अब सीधा सा ब्रिटिशर्स आएंगे और ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत ब्रिटिशर्स आए और तुरंत ही जहांगीर ने उन्हें बोला कि जाओ कंपनी लगा लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ब्रिटिशर्स आते हैं, धीरे धीरे जहांगीर को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जहांगीर को वो इम्प्रेस करते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट दिखाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कैप, ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश के जो अलग अलग चॉकलेट्स वगैरह होती थी, जो स्वीट्स होती थी, वो उन्हें खिला के धीरे धीरे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो जहांगीर के साथ एक अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। कैप्टन हॉकिंस कैप्टन प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग द मुगल एम्पर जहांगीर कि आप हमें फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दो। एट दी एंड जहांगीर उनसे इम्प्रेस होकर उन्हें परमिशन दे ही देते हैं। थॉमस रॉय फिर आते हैं। थॉमस रॉय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो आते हैं मुग़ल एम्पायर के अंदर, और वो जब आते हैं तब इंडिया को मुग़ल एम्पायर के जितने, इंडिया नहीं सॉरी, तब ब्रिटिशर्स को मुग़ल एम्पायर के सारे रीजन में ट्रेडिंग के राइट्स मिल जाते हैं। अब जो ब्रिटिश के एम्परर थे चार्ल्स टू, ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू वॉज मैरिड विद द पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस। ठीक है, और अब पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस की क्योंकि शादी हुई है तो तब दहेज प्रथा चलती थी, तो पोर्टुगीज़ दहेज में बॉम्बे दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो आज का जो हमारा बॉम्बे है वो उस टाइम पे पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में था और वो दे दिया जाता है ब्रिटिश को, और यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर लग गया था। बॉम्बे कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी उस टाइम की, बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन वाली जगह थी, और ब्रिटिशर्स के हाथ में वो एज एन गोल्डन प्लेटर पे आ गया था वो। इसके बाद गोवा, दीव, दमन, अब यहाँ से देखो, अब धीरे धीरे है ना ब्रिटिशर्स पोर्टुगीज़ के डोमिनियंस को हटाना शुरू करते हैं। वो गोवा, दीव, दमन, जो हमने देखा था कि जब पोर्टुगीज़ जो 100 साल तक रूल कर रहे थे वहाँ पर, अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज़ को वहाँ से हटाना शुरू किया, और अब वहाँ पर क्या बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनीज लगने लग गई थी। अब होता है कि इंग्लिश एंड डच कंपनीज जो हैं, जो इंडोनेशिया में जो ट्रेड कर रही हैं, अब देखो पोर्टुगीज़ को तो उन्होंने हटा दिया, अब डच की बारी। डच मेनली इंडोनेशिया में थे, तो इंडोनेशिया में अब ब्रिटिश अपना डोमिनियंस जमाने के लिए जाते हैं, और वो भी डच के साथ बहुत सारी बैटल्स लड़ते हैं जिन्हें कहते हैं एंग्लो डच वॉर। एंग्लो मतलब जो इंग्लिश लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, एंग्लो डच वॉर लड़ी जाती हैं। बहुत सारी वो, कुछ वॉर में डच जीतते हैं, कुछ वॉर में ब्रिटिश जीतते हैं, लेकिन एट द एंड एक ट्रेड सॉरी एक एट द एंड एक ट्रीटी होती है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के अंदर अपनी कंपनीज जमाएंगे और डच उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और डच लोग इंडोनेशिया में अपनी कंपनीज जमाएंगे और ब्रिटिशर्स उसमें कुछ भी इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के बारे में। अब हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 पेरिस में बनाई जाती है। ये अभी हम आगे वाला जो टॉपिक है पावर स्ट्रगल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, उसमें हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की कभी जमती नहीं थी क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थे, दोनों की ही अलग अलग राजाओं के साथ बहुत अच्छी बनती थी, और धीरे धीरे क्या होने लगा, एक वो टकराव आने लगा कि अब कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर ब्रिटिश अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंच उन्हें रोक लेते हैं, फ्रेंच बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ब्रिटिश रोक लेते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो यहाँ से शुरू होता है एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि क्यों एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी ना। एज द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन बिगिन, ये मैं पेज नंबर 14 पे पावर स्ट्रगल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। एज द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लिश बिगेन, स्ट्रगल ऑल्सो बिगेन बिटवीन ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हो क्या रहा था, ये थोड़ा वॉर्स का समय था जहाँ पे हर एक देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, और होता क्या है कि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ जाते हैं। उसके रिजल्ट में इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो दोनों भी आपस में लड़ जाते हैं। फ्रेंच के गवर्नर होते हैं ड्यूप्लेक्स, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ड्यूप्लेक्स काफ़ी चालाक बंदा होता है, काफ़ी पावरफुल बंदा होता है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है यहाँ के राजाओं के ऊपर। तो ड्यूप्लेक्स क्या करता है कि हमारे लोकल राजाओं से मिलता है और उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काना शुरू करता है, और ब्रिटिशर्स को और वहाँ के राजा ब्रिटिशर्स को उन रीजन से निकाल कर फेंक देते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हैदराबाद के अंदर देखो हो क्या रहा है, इंग्लिश और ब्रिटिश आपस में बन नहीं रही है। अब फ्रेंच लोगों ने क्या किया, लोकल राजाओं को ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काना शुरू किया, तो राजाओं ने ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स किए और वहाँ से ब्रिटिशर्स को हटा दिया। अब जब ब्रिटिशर्स के बाद पता चलती है कि फ्रेंच ऐसा कर रहे हैं तो वो भी शांत नहीं बैठते हैं। अब देखो फ्रेंच अपना डोमिनियंस राजामुंद्री, मुस्तफनगर, इलोरे, शिकागो, ये नाम याद रखना,
कौन सी कंपनी ने किस रीजन पे अपना डोमिनियंस जमाया था, ये नाम आपको याद रखना है। पोर्टुगीज, साउथ इंडिया, डच, इंडोनेशिया, ब्रिटिश। ब्रिटिश तो आप एट द एंड ऑल ओवर इंडिया लिख दोगे तो भी चलेगा। एंड फ्रेंच, ये नाम याद रखना है, राजामुंड्री, मुस्तफनगर, इलोरे एंड शिकागोल। अब जब इंग्लिश को ये बात पता चलती है और उनके इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से अब यहाँ पर होते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है। अंडर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, और ड्यूप्लेक्स कौन थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। तो क्लाइव के अंदर एक वॉर लड़ी जाती है तिरुचिरापल्ली में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। फाइनली उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से ड्यूप्लेक्स को वापस इंडिया से बुला लिया जाता है। ब्रिटिश चाहते नहीं है कि ड्यूप्लेक्स इंडिया में रहे, क्योंकि अगर वो इंडिया में रहेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। तो ड्यूप्लेक्स को अब इंडिया से बुला लिया जाता है। अब एक और वॉर होती है कर्नाटका के अंदर, जिसमें इंग्लिश फाइनली बिल्कुल बहुत एकदम धूमधाम से जीत जाते हैं, और अब वो फ्रेंच को पूरी तरह से इंडिया से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद होता है एक पेरिस अग्रीमेंट, जिसके अंदर फ्रेंच की सारी कंपनीज अब हैंड ओवर कर दी जाएंगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे कर्नाटका वॉर और पेरिस अग्रीमेंट के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान ब्रिटिश मिटा देती है। कुछ रीजन्स पे थे, बट वो लोकल रीजन्स थे, कोई इतना बड़ा उनका डोमिनियंस नहीं था। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, वो हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। बाय बाय।